नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के सियालदह मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन को लेकर मची रार। टीएमसी ने किया दावा, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नहीं बुलाया। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने साधा शिंदे गुट पर निशाना। कहा, जो छोड़कर गए उनमें चुनाव लड़ने की ताकत होनी चाहिए, जो वापस लौटना चाहें उनके लिए मातोश्री के दरवाजे खुले। शिवसेना के 54 में से 53 विधायकों को मिला नोटिस। विधायकों की अयोग्यता को लेकर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शिंदे गुट के 39 और उद्धव गुट के 14 विधायकों को मिला है नोटिस। डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव की अधिसूचना गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने ली वापस। 12 जुलाई को होने वाला था गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव। विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने जारी की थी अधिसूचना। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है सपा और कांग्रेस की बढ़ती नजदीकियों से। देश में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जल्द ही देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, लेकिन इस बीच सपा और कांग्रेस की बढ़ती नजदीकियों ने कई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। अटकलें लगने लगी हैं कि ये दोनों एक बार फिर साथ आ सकते हैं। क्यों लग रही हैं ऐसी अटकलें? दोनों के साथ आने के क्या हो सकते हैं सियासी मायने? इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा देश में पिछले कुछ दिनों से एक पोस्टर पर विवाद छिड़ गया है और वो पोस्टर है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। अब इस विवाद के बीच पीएम मोदी का बयान आया है। वहीं बात करेंगे आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की नई रणनीति की, जिसने तोड़े पूर्व पीएम वसुंधरा राजे के सपने। साथ ही जानेंगे कि क्यों बीजेपी और जेडीयू के बीच गहरी हुई दरार। साथ ही बात होगी गोवा कांग्रेस को लेकर बीजेपी की झूठी अफवाहों की। साथ ही श्रीलंका संकट पर भी हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा और भी कई खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव ने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस चुनाव के जरिए 2024 की भी तैयारी कर रहा है। अब इन तैयारियों के बीच सपा और कांग्रेस की बढ़ती नजदीकियों ने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। क्या है वो संभावनाएं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर गरमाई रहती है, पर इन दिनों यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी पर संकट मंडराने लगा था, पर अब इस संकट की घड़ी में कांग्रेस सपा की हमराह बनती दिख रही है। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव पार्टी से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में सपा और कांग्रेस साथ साथ हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में रात्रि भोज का आयोजन किया, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस की नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना इस आयोजन में शामिल हुई। इसके अलावा जब विधान परिषद में सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किया गया, तो सपा ने इस पर ऐतराज जताया और कांग्रेस ने भी सपा का साथ दिया। साथ ही दोनों पार्टियों ने इस फैसले को सरकार का मनमाना फैसला बताया है। असल में 2017 के चुनाव के बाद सपा कांग्रेस की राहें अलग हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच उस तरह की तल्खी नहीं आई जितनी सपा और बसपा के रिश्तों में आ चुकी है। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा एक दूसरे के नजदीक आते दिख रहे हैं और हमेशा ही सपा कांग्रेस पर सीधा हमला करने से बचती है। वहीं इस बीच सभी सियासी घटनाक्रम को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी विरोधी दल एक साथ नए गठबंधन में आ सकते हैं। अखिलेश की तरफ से सिर्फ कांग्रेस नेता अनुराधा मिश्रा को ही डिनर का न्योता दिया गया, जिसके बाद से अटकलें लग रही हैं कि सपा और कांग्रेस एक बार फिर साथ आ सकते हैं, जिससे 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे बीजेपी तो अभी भी मुश्किल में है और टीएमसी की तरफ से बार बार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं आज जब मां काली के पोस्टर पर चल रहे विवाद के बीच पीएम ने अपने भाषण में मां काली का जिक्र कर टीएमसी पर तंज कसा, तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट के जरिए पलटवार कर दिया। क्या बोली टीएमसी नेता, देखिए खास रिपोर्ट में।
देश भर में फिल्म काली इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी और किरदारों से ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है पोस्टर, जिसमें मां काली को अलग अवतार में दिखाया गया है, जिस पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया है। जहां बीजेपी इसे गलत बता रही है तो वहीं टीएमसी भी अलग ही बयान दे रही है। वहीं अब देश भर में काली फिल्म पर विवाद के बीच पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश भर मां काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। ये संपूर्ण जगत और सब कुछ मां काली की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना के पुंज को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अनुभूत किया था। मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। पीएम मोदी के इस संबोधन को इशारों में टीएमसी पर कटाक्ष माना गया। दरअसल टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस खाने वाली देवी के रूप में बताया था। इसे लेकर पीएम मोदी ने टीएमसी को घेरा है। वहीं पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के बाद महुआ मोइत्रा ने भी ट्विटर पर बीजेपी का घेराव किया। उन्होंने लिखा कि बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह देंगे कि वो अपने आकाओं से कहें कि वो इन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अपने इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि दीदी ओ दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया, अब माँ ओ माँ इनके सीने पर पैर रखेगी। इस ट्वीट से महुआ ने बीजेपी को दो टूक जवाब दिया है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ने के पूरे आसार हैं। पोस्टर विवाद जब से शुरू हुआ है, महुआ मोइत्रा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हालांकि उनके बयान के चलते टीएमसी ने भी उनसे किनारा कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा अपने बयानों पर टिकी हुई हैं। यानी ममता और महुआ के रिश्ते में तल्खियां आ सकती हैं। वैसे रिश्ते तो बीजेपी और वसुंधरा के भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसने वसुंधरा के सपनों को तोड़ दिया। क्या है बीजेपी की नई रणनीति, देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी भले ही एकजुटता का संदेश देती है, लेकिन पार्टी में छिड़ी कलह से हर कोई वाकिफ है। इसे दूर करने के लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत वो गैर बीजेपी शासित राज्य में सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी। दरअसल अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले लगभग 1 दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्रियों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी नेता को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने से बचेगी। पार्टी की रणनीति सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की है, ताकि पूरी ताकत से जीत की तैयारी की जा सके। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी जमीन मजबूत की जा सकेगी। अगले 2 साल में 11 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 5 राज्यों में गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी की अपनी सरकारें हैं, जबकि 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में उसके सहयोगी सरकार में है। इसके अलावा 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विपक्षी दल सत्ता में है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता हासिल करने के लिए कड़ा मुकाबला करना है, इसलिए उसने सीएम ना उतारने का फैसला लिया है। लेकिन फैसला राजस्थान में पार्टी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनने का सपना देख रही हैं। उनके समर्थक लगातार राजे को आगे करने की मांग कर रहे हैं, मगर पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ तक कि अब तो बीजेपी ने चेहरा घोषित करने से ही इनकार कर दिया है, जिसे राजे और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी में बगावत और बढ़ सकती है, जिससे उसे चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जिस राज्य में विपक्ष की सरकार है, वहां वो सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। जाहिर है इस फैसले से वसुंधरा नाराज होंगी। वैसे नाराजगी तो इस वक्त बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही है। आलम यह है कि दोनों एक दूसरे का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पहले नीतीश ने बीजेपी कोटे के मंत्री का आदेश पलट दिया, तो अब रामसूरत राय ने नीतीश को खरी खोटी सुना दी। बिहार में बीजेपी नेता अपनी ही सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। पार्टी विधायकों की सरकार में नहीं चल रही है। नाराजगी दिखाने वालों में बीजेपी कोटे के मंत्री भी शामिल हैं। खास तौर पर बीजेपी विधायक और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय तो खुलकर अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनकी नाराजगी सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार ने रामसूरत राय के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें उन्होंने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों के एक बड़े स्तर पर ट्रांसफर के आदेश दिए थे। दरअसल 30 जून की रात को राजस्व और भूमि
सुधार विभाग में 149 सर्कल ऑफिसर, 27 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और 2 चकबंदी पदाधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई थी, लेकिन ट्रांसफर के आदेश सीएम ने रोक दिए। इसके बाद से ही रामसूरत राय नीतीश से नाराज दिख रहे हैं और इसका असर बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर भी दिखाई दे रहा है। रामसूरत ने कहा, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं जनता के बीच रहता हूं। मैं महीने में 15 से 20 दिन जनता दरबार लगाता हूं। अगर मंत्री को विभाग के अंदर स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता है तो विभाग चलाना बेवकूफी है। मेरा जनता के बीच जाना बेकार है। हमने ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी समीक्षा करने का अब निर्देश आया है। रामसूरत राय अकेले नहीं है जो नीतीश से नाराज हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरी के चलते केंद्रीय नेतृत्व को बार बार प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को पटना भेजना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रामसूरत राय की नाराजगी के बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान पटना जाएंगे या फिर अब बीजेपी ने नीतीश से किनारा करने का ही मन बना लिया है। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में बीजेपी को सत्ता जाने का डर है, लेकिन गोवा में बीजेपी अफवाह फैलाकर कांग्रेस को डराना चाहती है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहना है कांग्रेस का, देखिए इस रिपोर्ट में। गोवा में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 11 में से 9 विधायक उसके संपर्क में हैं। हाईकमान का इशारा होते हुए दल बदल हो जाएगा। विधायकों की संख्या 2/3 से ज्यादा है, इसलिए दल बदल कानून का भी असर नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के दावे को कांग्रेस ने प्रचार बताकर खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि हमारा एक भी विधायक कहीं नहीं जाएगा। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने कहा कि बीजेपी नेता अफवाह फैलाते रहते हैं और अब कांग्रेस विधायकों को लेकर सत्तारूढ़ दल अफवाहें फैला रहा है। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि पणजी के होटल में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी के 11 में से 8 विधायक पहुंचे। 3 विधायकों को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई थी, जिस कारण से वो बैठक में नहीं आ पाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के दावे की हवा सोमवार को उस समय निकल जाएगी जब गोवा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक सरकार को सदन में घेरते दिखेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दावे का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक एलेक्सो सिक्केरा ने कहा कि मैं पार्टी की बैठक में नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे पास बैठक का संदेश ही नहीं पहुंच पाया था। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पार्टी के साथ बना रहूंगा। दरअसल गोवा में कांग्रेस ने चुनावों से पहले ही विधायकों को दल बदल पर रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी थी। सभी उम्मीदवारों को मंदिर, चर्च में ले जाकर शपथ दिलाई गई थी। चुनाव जीतने के बाद वो अपने दल को धोखा नहीं देंगे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस विधायकों के दल बदल की खबर सिर्फ अफवाह है। अब बीजेपी सच बोल रही है या झूठ, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। बहरहाल गोवा में उथल पुथल की स्थिति है। हालात तो इस वक्त भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के भी खराब हैं। देश में अर्थव्यवस्था का संकट कहर बनकर टूट पड़ा है, जिसने देश को बद से बदतर बना दिया है। तो आज क्या कुछ रहा श्रीलंका का हाल, देखिए खास रिपोर्ट में। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला देश श्रीलंका पिछले कुछ महीने से वित्तीय और राजनीतिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रीलंका में आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया है। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों की जरूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई है। ऐसे में लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने आवास से परिवार सहित भाग गए हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारी ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर को निशाना बनाया है, जिसके बाद इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वहीं इस मामले के बाद पीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। इसके बाद अब विपक्षी दलों ने भी नई सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए बैठक की गई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और जल्द से जल्द चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है। तो उधर भारत, अमेरिका, चीन और जापान ने श्रीलंका के हालात को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए हर संभव मदद और सहायता प्रदान करेगी।
जाएगी। तो वहीं भारत की ओर से विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस गंभीर संकट के वक्त श्रीलंका और वहां के लोगों के साथ खड़ी है और उम्मीद करते हैं कि इस हालात से उबरने में सक्षम होंगे। बता दें कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जो काफी हैरान कर देने वाली हैं। देश के हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। ऐसे में सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द नई सर्वदलीय सरकार का गठन हो और हालात को काबू किया जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात प्लास्टिक यूज को लेकर यूएन की चेतावनी की। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्लास्टिक का प्रयोग होता है, चाहे फिर वो किसी भी चीज की पैकिंग हो, और इसके परिणाम एक दिन धरती पर पाए जाने वाली कुछ खास प्रजातियों के अंत का कारण बन सकते हैं। ऐसे में दुनिया के हालात देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लास्टिक को लेकर चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया में इस समय प्लास्टिक का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इसके कारण आए दिन हजारों टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है जो हमारे वातावरण को भी खराब कर रहा है। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लास्टिक को लेकर चिंता जाहिर की है, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि साल 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा संख्या में प्लास्टिक पाया जाएगा। दरअसल दुनिया भर में निकलने वाला प्लास्टिक कचरा पूरी तरह से रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ज्यादातर जगहों पर प्लास्टिक कचरा समुद्र में गिराए जाने के कारण समुद्रों में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण हर साल समुद्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तेजी से कम हो रही है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्लास्टिक उपयोग को कम करने को कहा है और इसी के चलते 27 जून 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक केन्या और पुर्तगाल की सरकारों की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस साल यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सहयोग के जरिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की भी शुरुआत की जाएगी। तो वहीं भारत में भी 1 जुलाई से प्लास्टिक की कई चीजों पर बैन लगा दिया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर प्लास्टिक का प्रयोग हुआ तो उससे जुर्माना लिया जाएगा। बता दें कि दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें हर साल 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। वहीं समुद्री जीव इन माइक्रोप्लास्टिक को अपना भोजन समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण हर साल 10 करोड़ समुद्री जीवों की जान जा रही है। ऐसे में प्लास्टिक के इस्तेमाल से दुनिया संकट में फंसती नजर आ रही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी भी दे दी है, पर अब प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक कितनी लगेगी ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।